बचपन में हम सभी ने सबसे पहले शायद खेलना सीखा, उसके बाद हम काउंटिंग से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, उसके बाद हम अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, हम शब्दों को बनाना सीखते हैं अल्फ़ाबेट की मदद से, और फिर हम जब समय में थोड़ा और बड़े होते हैं तो हम लैंग्वेज प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जिसमें हमें अलजेब्रा सिखाया जाता है, हम साइंस से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, हम लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे जब हम और बड़े होते हैं तो हम फिर साइंटिफिक क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, लॉजिकल प्रश्न हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं, और एक समय पर हम फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। कुछ मेटाफिजिक्स के क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं कि मैं कौन हूँ, यह अस्तित्व क्या है, यह अस्तित्व कैसे अस्तित्व में आया, और उससे भी बड़ा प्रश्न क्या ईश्वर है या नहीं। ये जो प्रोग्रेशन है, कभी आपके दिमाग में आया कि ये प्रोग्रेशन ऐसा ही क्यों है? एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हुए जीन पैजेट, जिन्होंने ये बताया कि बचपन में हमारा सोचने का जो तरीका है वो हर स्टेजेस में अलग अलग होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत के ऋषियों ने यही बात कुछ हजारों साल पहले ही समझ ली थी। पीजेट ने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कि बच्चों में मेजरली 4 स्टेप्स में होती है। अब यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट से अर्थ है उनके उस ग्रोथ फेज के बारे में बात कर रहे हैं, जहां बच्चे लैंग्वेज, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, मेमोरी और भी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं। इन सभी को कंबाइन करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। तो बस यही सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पीजेट के अकॉर्डिंग एक प्रोसेस है जो कि बच्चों में 4 अलग अलग स्टेजेस में होती है। तो आओ पीजेट द्वारा समझाए गए ये सभी स्टेजेस को हम डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि इन सभी स्टेजेस का क्या कनेक्शन है हमारे भारतीय आयुर्वेद, उपनिषद और गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से। पीजेट के अकॉर्डिंग सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। वह किसी भी चीज को देखकर, उसे सुनकर, टच करके सीखना चाहता है। यही कारण है कि इस स्टेज में किसी भी बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती। बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूं तो बच्चा इसमें खेलना सीख रहा होता है। आयुर्वेद में इसे ही बालावस्था कहा है, जहां आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस समय बालक के शरीर में कफ दोष हावी होता है, और इसी को लेकर चरक संहिता में लिखा है, बालावस्था में इंद्रिय प्रवृत्ति ही ज्ञान का मूल है। अब बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है, जहां बच्चा अब अपनी इंद्रियों के अलावा अपने आसपास के लोगों को देखकर, उनको सुनकर सीख रहा होता है। जैसे कि वह बोलना सीखता है, लैंग्वेज उसके अंदर डेवलप होती है, वह छोटी छोटी पोएम्स और कहानियों के माध्यम से चीज़ों को सीख रहा होता है। लेकिन स्टिल उसकी लॉजिकल जो थिंकिंग है, जो लॉजिक है, वो अभी भी उसके अंदर कमज़ोर है। इसीलिए इस समय बच्चे ज़्यादातर पोएम्स या कहानियों से सीखते हैं, वह ड्राइंग सीख रहे होते हैं, वह बोलना अच्छे से सीख रहे होते हैं। वहीं हमारी गुरुकुल परंपरा में इस समय श्रवण होता था, यानी कि ध्यान से सुनना, याद रखना और मन में ग्रहण करना। यही वजह है कि इस उम्र में बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां, रामायण और कई सारी कविताएं सुनाई जाती थीं, ताकि उनकी कल्पना शक्ति और भी प्रबल हो और उनकी स्मृति और भी ज्यादा शक्तिशाली हो। अब बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो अब लॉजिक को समझ सकता है, वह लॉजिकली थिंकिंग में अपने आप को इंडल्ज कर सकता है। लेकिन अभी भी उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ी सी कमज़ोर है। यही कारण है कि आप देखोगे कि इस समय में हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जहाँ कुछ समय पहले हमें बेसिक अरिथमेटिक सिखाया जा रहा था, अब हमें उस अरिथमेटिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेंस सिखाया जाता है। हमें क्वेश्चन आते हैं कि जैसे यदि रोहित बाजार गया, उसने 5 आम खरीदे, 2 आम उसने अपने दोस्त को दे दिए, तो उसके पास बताओ कितने आम बचे। यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है, और जो उसने बेसिक अरिथमेटिक सीखा था उसका एप्लीकेंस यहाँ पर आता है। इसलिए अब बच्चा गिनता है, सोचता है, लेकिन स्टिल उसकी कल्पना शक्ति जो है वो अभी भी थोड़ी सी कमजोर है। वहीं गुरुकुल में इस चरण को मंथन यानी कि मनन कहा गया है, जहां बच्चा सिर्फ सुनता ही नहीं है, उन बातों पर मनन भी करता है, लॉजिकली सोचता है, और फिर उसे प्रश्न करना सिखाया जाता है। और यहाँ बच्चे का विज्ञान में कोश जागता है, जिससे उसके अंदर तर्क शक्ति आती है, विश्लेषण की शक्ति आती है और आत्मनिरीक्षण की शुरुआत होती है। उपनिषद में इसी चरण द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं कि ऐसा क्या जानूं जिससे सब कुछ जान लिया जाए, और भी ऐसे हमें कई सारे प्रश्न वहां मिलते हैं। ये 3 स्टेजेस के बाद जो चौथी हमारी स्टेज आती है, उसे जीन ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा है, जहां बच्चा अब लॉजिक के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकता है,
और यही कारण है कि इस समय हाइपोथेटिकल रीजनिंग, एथिक्स, फिलॉसफी जैसे जो विषय हैं उन पर बच्चा सोचना शुरू करता है। और यही वो समय है जब हमें स्कूल में अलजेब्रा, लिटरेचर, साइंस थ्योरीज, डीप रिफ्लेक्शन जैसी चीजों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब बच्चा सिर्फ अपनी नोटबुक पर एक ट्राइंगल या सर्कल बनाकर खुश नहीं है, वह उसको प्रूव करना चाहता है कि ये ट्राइंगल ट्राइंगल ही क्यों है और सर्कल सर्कल क्यों है। गुरुकुल शिक्षा में अब आता था निधि ध्यासन, यानी कि गहराई से चिंतन, आत्मचिंतन, आत्म मनन का समय। यह चरण आनंद में कोष से जुड़ा है, जहां ज्ञान का आनंद मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार अब पित्त दोष शरीर में हावी होता है, यानी कि बहुत ही तेज बदलाव आते हैं शरीर में और आत्म निर्णय की क्षमता धीरे धीरे विकसित हो रही होती है। तो इन शॉर्ट जीन पिजेट ने हमको बताया कि इंसान की सोच जो है वो परत दर परत विकसित होती है। जहां जीन पिजेट हमको सेंसरी मोटर से फॉर्मल ऑपरेशनल तक लेकर आया है, वहीं हम देखते हैं कि हमारे ऋषियों ने भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन हमारे सामने रखा, जहां हम कफ से पित्त तक की ओर बढ़े। अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन देकर मैं वो क्रेडिट की बात शुरू नहीं करना चाह रहा हूँ कि इस पूरी स्टडी का क्रेडिट हमें किसे देना चाहिए। ऑब्वियसली ये पुरुषार्थ जीन पिजेट ने किया है, ये स्टडी उनकी है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट उनका ही है। मगर एक बात जो हमें समझनी चाहिए कि ये जो स्टडी है, ऐसी कुछ समझ हमारे ऋषियों के पास भी रही होगी, तभी तो उन्होंने इतना बढ़िया सामाजिक सिस्टम बनाया था। ये चीज आज के समय हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आज जो शिक्षा का एक मात्र अर्थ रह गया है वो कहीं ना कहीं यही है कि पढ़कर आपको एक जीविका का साधन जुटाना है। वहीं अगर हम गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उस समय हमको समझ आता है कि वो सिर्फ रट्टा लगाकर एक जीविका का साधन बनाना नहीं था, व्यक्ति को हर स्तर पर तैयार करना था, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक रूप में। और शायद यही वो चीज है जो आज के हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल गायब है। अब अगली बार जब भी आप किसी ऐसे बच्चे से मिलो जो कि अलजेब्रा को समझने या उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो आप इंस्टीड ऑफ ये सोचो कि ये बच्चे को अलजेब्रा क्यों समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा आप विचार करो कि क्या ये उसके समझने का समय है भी। क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हर वृक्ष अपना समय लेता है, बस उसे रोशनी, जल और धैर्य दो।